हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। माई सेल्फ सुरभि खत्री और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस से असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किए थे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए हैं असर्शन एंड रीजन, और साथ ही साथ हमने केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस 10 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी देखे हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं असर्शन एंड रीजन की पार्ट 1 एंड 2, केस स्टडी क्वेश्चन पार्ट 1 एंड 2, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। असर्शन, इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आपने पार्ट 1 असर्शन एंड रीजन वीडियो नहीं देखी है तो मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगी आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखो, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि असर्शन एंड रीजन किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में वो बोल क्या रहे हैं। इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन, अगर दो बॉडीज के बीच कूलम अट्रैक्शन हो रहा है तो बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज जिनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है वो दोनों ही चार्ज हों। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे पास यहाँ पर अगर हम ले ले एक स्फीयर, ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर हमने ले लिया, मेटल स्फीयर हमने यहाँ ले लिया, जो कि अभी कैसा है, न्यूट्रल है। और अगर इसके पास में नेगेटिव चार्ज रॉड को ले आऊं कुछ इस तरह से, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल स्फीयर पर क्या जनरेट हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा, या हम बोले चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इसके नियर एंड पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा और इसके फार्दर एंड में सिमिलर चार्ज इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके से। तो देखो यहां पर हम बोल सकते हैं इस स्फीयर में अर्थिंग ना कर दे तब तक ये जो स्फीयर है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसकी अर्थिंग नहीं कर रहे हैं ना, ये अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है। बस इसमें इसके नियर एंड पे क्या जनरेट हो गया, इस तरह से ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट होगी और इसके फार्दर एंड में सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्ज जो है वो जनरेट हो गया, ठीक। और हमें पता है अगर यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच क्या होने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कैसे चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाली बॉडी को हम बोलेंगे ये कैसा है, अभी भी न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है कंप्लीटली, ठीक। यहाँ सिर्फ चार्ज इंड्यूस हुआ है। और यहाँ पर ये बॉडी जो ली थी हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली थी, तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही चार्ज हों, ठीक है। यहाँ सिर्फ चार्ज इंड्यूस हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो इस पर नेट चार्ज अभी भी कैसा है, 0 है। तो हमारा गिवन असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। तो यहाँ पर असर्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं हम। इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज। ये तो बिल्कुल सही बात है यार, दो बॉडीज के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपने पढ़ा होगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो ऑपोजिट चार्ज हो वही तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा गिवन रीजन सही है, लेकिन यहाँ पर इनको रीजन में एक एग्जाम्पल देना चाहिए था जिसमें जैसे कि मैंने आपको ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन किया है ना। हमारी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज रॉड के बीच अट्रैक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से रीजन में लिखा होना चाहिए, लेकिन रीजन में एक अलग ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो अट्रैक्शन है वो दो बॉडीज के बीच आता है जब दोनों बॉडी कैसी हो, ऑपोजिटली चार्ज हो। तो रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है और असर्शन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of our assertion, ठीक है। हमारा assertion true है, reason true है, but reason is not the correct explanation of our assertion. So हमारा correct answer यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। assertion, electric force acting on a proton and an electron moving in an uniform electric field is same, whereas acceleration of electron is 1836 times that of a proton. देखो ये तो बिल्कुल सही है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो कि मूव कर रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हम बात करें
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, राइट। तो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पर अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली है हमने E, तो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। अब क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात की है, यानी कि जो हमारी Q की वैल्यू हो गई वो एक इलेक्ट्रॉन की यानी कि एक प्रोटॉन की, यानी कि जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, राइट। यानी कि Q की वैल्यू यहाँ पर कैसी हो गई, सेम, और दोनों E सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, यानी कि E की वैल्यू भी कैसी हो गई, सेम। तो दोनों पर जो फोर्स लग रही होगी वो भी तो कैसी होगी, सेम होगी। हाँ, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हमने देखा है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमारे इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन पर लग रहा होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है, अभी हमने देखा Q इंटू E अपॉन मास M, है ना। तो यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन निकाले इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, तो अब देखो दोनों का चार्ज तो कैसा है, सेम, दोनों एक एक लिए हमने, दोनों का चार्ज कैसा हो गया, सेम। E की वैल्यू हमारी कैसी हो गई, सेम, क्योंकि दोनों सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ऊपर फोर्स की वैल्यू हमारी Q इंटू E वो कैसी रहेगी, सेम। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो यार जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो किसका ज्यादा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन और हमारा मास कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर हमारा मास कैसा हो गया, कम, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, कम एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा। मास अगर कम है इलेक्ट्रॉन का तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा, ठीक। और उधर ही अगर हम प्रोटॉन की मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास कैसा होता है, ज्यादा, तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कम। और कितना टाइम कम होता है, कितना टाइम्स कम होता है, जितना टाइम्स हमारा मास में डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा मास का डिफरेंस, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, यानी कि हमारा गिवन असर्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं हमारे रीजन की। रीजन में क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, तो यहां पर भी वही बात की है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन M, है ना। और मास हमारे इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसीलिए तो जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन का कैसा है, ज्यादा है। whereas acceleration of electron is 1836 times that of a proton। इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करके निकालोगे तो सेम यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यानी कि हमारा असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, और हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, assertion as force is a vector quantity hence electric field is also a vector quantity। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमने पढ़ा है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो हमारा फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि हमारा फोर्स जो है, हमारा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमको कैसी मिली, वेक्टर क्वांटिटी मिली, ठीक। तो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं। रीजन पढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमने लिखा ना ऊपर वाला रिलेशन देखने के लिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखो यहां पर रीजन अपने आप में ट्रू है, रीजन में तो ऐसा यूनिट की बात कर दी,
रीजन अपने आप में ट्रू है। असर्शन की बात करें तो असर्शन में बोल रहे हैं कि यार फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसमें रीजन में क्या आना चाहिए था, ऐसा लिखा होना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये रिलेशन को हम देख करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है उसी हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, रीजन में कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रीजन में तो कुछ और ही दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। यार वो रीजन जो यहाँ गिवन है वो अपने आप में सही है, लेकिन हमारे असर्शन को वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। यानी कि हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन अपने आप में ट्रू है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 असर्शन। द सरफेस डेंसिटीज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल। अच्छा, यहां पर हमको ये गिवन है कि हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है और दोनों की रेडियस जो है वो कैसी है, अलग अलग है, तो उनकी जो सरफेस डेंसिटीज है वो हमको कैसी दी हुई है, इक्वल दी हुई है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नियर देयर सरफेसेस आर ऑल्सो इक्वल। वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरफेस डेंसिटीज दो स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए जिनका रेडियाई अलग अलग है वो इक्वल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनके सरफेसेस पर वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। देखते हैं यार, ये तो देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो यहां पर हमको गिवन है एक स्फीयर और यहां पर ये दूसरा स्फीयर। बोल रहे हैं पहले वाले की रेडियस हमको कितनी दी हुई है, r1, दूसरे वाले की रेडियस हम मान लेते हैं कितनी होगी, r2। ठीक है, फर्स्ट वाले चार्ज जो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसका चार्ज हम ले लेते हैं q1, सेकंड वाले कंडक्टिंग स्फीयर का हम चार्ज ले लेते हैं कितना, q2। तो हमको जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियाई। डिफरेंट रेडियाई हमने ले लिया, पहले वाली की रेडियाई कितनी ले ली, रेडियस कितनी ले ली r1, सेकेंड स्फीयर की रेडियस हमने कितनी ले ली, r2। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं उनकी सरफेस डेंसिटीज कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक है, और सिग्मा हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, इट इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए लिखें तो हमारा जो सिग्मा होगा वो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, कितना है हमारे फर्स्ट के पास चार्ज q1 डिवाइडेड बाय इसका एरिया जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर हम सिग्मा 2 ले तो ये कितना आएगा, q2 अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से 4 पाई हमारा कैंसिल, हमको यहां से एक रिलेशन मिल गया, q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो हमें आया समझ में। लेकिन अब हमसे क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इक्वल होगी। तो देखो इनके सरफेसेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस हम यही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके सरफेस पर होगी, इसके सरफेस पर निकाल रहे हैं ना हम, तो जितनी रेडियस होती है उतना ही लेते हैं हम। आपने ये पढ़ा होगा एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, E1 निकालें तो E1 हमारी क्या होगी, K, चार्ज कितना है Q1 और फर्स्ट स्फीयर की रेडियस कितनी है, R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम E2 निकालें तो यहां से E2 कितना आ जाएगा, K, चार्ज कितना है Q2 और रेडियस कितनी है यहां पर R2, तो ये हो गया R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम रेशियो निकालें E1 अपॉन E2 का तो वो हमको क्या मिलेगा, देखो K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और E2 अगर हम रखें और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ले जाएं तो हमको क्या मिलेगा, R2 का स्क्वायर अपॉन K Q2। राइट, K से K कैंसिल हो गया और यहां पर देखो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें इस वाली इक्वेशन से, इस Q1, ठीक है, इस Q1 और इस Q2 की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें तो देखो क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पूरा हमको कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हो गई, सेम। यानी कि हमारा असर्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि
अगर स्फेरिकल डेंसिटीज दो स्फेरिकल कंडक्टर की कैसी है, डिफरेंट रेडियाई की कैसी है, इक्वल है सरफेस डेंसिटी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेसेस आर आल्सो इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो गिवन असर्शन है वो कैसा है, बिल्कुल सही। रीजन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीजन में लिखा है सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो रीजन में हमें क्या लिखा होना चाहिए था, ये पूरा डिराइव करके लिखा होना चाहिए था कि किस तरह से अगर हम सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लें तो किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू E2 आएगी, है ना, ये लिखा होना चाहिए था पूरा रीजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया है, सिर्फ इतना बोल दिया कि सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ तो सरफेस डेंसिटी हमको डिफाइन करके दे दी, यानी कि असर्शन हमारा अपने आप में सही है, रीजन हमारा अपने आप में सही है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, मैं इस क्वेश्चन को अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एंड कन्वर्ज एट अ नेगेटिव चार्ज। ये तो बहुत ही सही है कि अगर हमारा यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही होंगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से रिपेल हो जाती है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दे डाइवर्ज, है ना। और यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसकी तरफ चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसकी तरफ चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो गिवन असर्शन है वो कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब रीड करते हैं हमारा रीजन। A charged particle free to move in an electric field always move along an electric line of force। तो यहाँ पर यार ये हमारा रीजन जो है वो कैसा हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्या बोल रहे हैं, देखो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो ऑलवेज लिखा है ना, हमेशा कैसा मूव करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ मूव करेगा। तो यार ये तो यहाँ पर रीजन कैसा हो गया, गलत। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हमारा चार्ज इनिशियली कैसा हो, रेस्ट पे होगा। अगर पहले से ही हमारा चार्ज की कोई वेलोसिटी होगी, है ना, किसी डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी और फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वेलोसिटी के साथ उसको डाला जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल सही, और यहाँ गिवन रीजन जो है वो कैसा है, बिल्कुल गलत। असर्शन इज ट्रू व्हाइल द रीजन इज फॉल्स, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कोई ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, असर्शन। 3 इक्वल चार्ज are situated on a circle of radius r such that they form an equilateral triangle, then the electric field intensity at the center is 0। देखो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, 3 इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r such that they form equilateral triangle। यानी कि हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं हमारा सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है उस रेडियस पे कुछ इस तरीके से हमारे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। चार्जेस को हम ले लेते हैं क्यू क्यू क्यू, इक्वल चार्जेस बोला है और इक्वल डिस्टेंस पे बोला है, यानी कि रेडियस हमारी कैसी हो गई, आर 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 दी हुई है, ठीक। सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि वो कुछ इस तरीके से, तीनों चार्ज मिलकर के इस तरीके से कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा चार्जेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। अगर हम यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों ही चार्जेस की वजह से कैसी होगी, 0 होगी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से चार्ज Q0 को लेकर के आते हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पर इस Q0 पर ये जो चार्ज है, सपोज करते हैं ये हमारे सिमिलर चार्जेस सारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव हमारे प्लस Q0 छोटे से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से बन रही होगी, ठीक। इसके डायरेक्शन को हम इससे ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारा फोर्स लगा रहा होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, ठीक। और अगर हम इस चार्ज की बात करें, अच्छा पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C।
तो बी पर रखा हुआ जो चार्ज है वो इस छोटे से चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस तरीके से, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। और जो ए पर रखा हुआ चार्ज है वो भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से कुछ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों ही चार्जेस को क्या करें, रिजॉल्व करें, इन दोनों ही चार्जेस को रिजॉल्व करें, तो यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमको कुछ ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा, और यहां से जो एंगल इन दोनों पे बनेगा अगेन वो कैसा होगा, 180 डिग्री। और यहां से वापस ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बीच में 0। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट C। कुछ इस तरीके से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालोगे, और तीनों का क्या करना है, यहां पर हमको वेक्टर सम करना है, राइट। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, E नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, ठीक है, देखो इस वाले चार्ज को हम ले लेते हैं, ठीक। हमारा चार्ज कहां रखा हुआ है, बी पे, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसा है, एक्स में भी है और वाई में भी। इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा, इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा, एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट कहां आएगा, वाई की तरफ, ठीक है। और इसको रिजॉल्व करें तो इसका भी एक कंपोनेंट कहां आएगा, y की तरफ, एक कंपोनेंट कहां आएगा, z की तरफ। और ऊपर वाले को रिजॉल्व करें तो उसका ओवरऑल कंपोनेंट कहां आएगा, नीचे की तरफ। ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, है ना। और ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर के इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ऐसा क्यों कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या बन रहा है यार, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कैसी होगी, 0, ठीक। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करने और यूज करने नहीं आता है, तो आप जो वीडियो मैंने क्रिएट की है उसको आप देख करके आप वहां से हेल्प ले सकते हो। बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको वो समझ आए, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, तो मैंने बहुत डीपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझाया है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने वहां उसमें डाले हैं। तो आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर ऐसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं, तो आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी डाला है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, ठीक। अब रीजन रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ, जो फोर्स लग रहा होगा बीच में, जो कि सेंटर पर रखा होगा हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी मैंने अभी बात की थी क्यू नॉट की, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस केप्ट एट by the 3 sides of represented by the 3 sides of triangle taken in the same order, यानी कि सेम ऑर्डर में अगर हम उनको ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी, सेंटर पे 0 आएगी, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको सॉल्व करके दिखाया था ना, उसको है ना डायरेक्शन में लेना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप लोगे तो आपका सारा सेम ऑर्डर में अगर आप लोगे सबको, तो सब कुछ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रीजन हमारा कैसा है, बिल्कुल सही, असर्शन भी हमारा कैसा है, सही, और हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 assertion, a point charge is brought in an electric field, the field at a nearby points is increased whatever be the nature of the charge। ये तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, बिल्कुल रॉन्ग। कैसे, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक, तो यहां पर अगर मैं लेके आऊं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक। तो इसके जो नियर बाय पॉइंट्स हैं, सपोज करते हैं हम
यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करते, तो पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी, ये रेड वाली लाइन जो हमने बनाई है सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इस पॉइंट पर। लेकिन अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में थी। तो यहां पर देखो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन उधर ही अगर दो वेक्टर्स हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पॉइंट पे बन रही होगी वो कैसी होगी, इस बार डिक्रीज हो रही होगी। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, देखो यहां पर हम लेके आते हैं एक नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ लेगा, ऐसे अंदर की तरफ लेगा, ठीक। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसके नियर बाय पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस बार क्या हो गई, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, सेम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि सेम डायरेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहां इंक्रीज सिर्फ तभी होगी जब हमारा चार्ज हम कैसा ले लें, नेगेटिव ले ले। लेकिन उधर ही अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले ले तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय पॉइंट्स पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहां पर जो हमारा गिवन असर्शन है वो कैसा हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, फिर से रीड करते, देखो पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड एट नियर बाय पॉइंट्स इज इंक्रीज लिखा है, वॉट एवर बी द नेचर। यार ये तो गलत हो गया ना, हमने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। वो बोल रहे हैं हमेशा इंक्रीज होगा और इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज, तो ये भी बिल्कुल गलत है ना। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे कैसे नेचर पे डिपेंड नहीं करता, अगर हम यहां भी देखें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर एक पॉजिटिव, इसमें अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, और इधर ही अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएं तो वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके का हमने देखा कि अलग अलग नेचर के चार्ज को हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उस पर फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। और यहां पर बोला है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि दोनों हमारे असर्शन और रीजन कैसे हैं, फॉल्स। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, डी, जिसमें दोनों ही असर्शन और रीजन कैसे हैं, फॉल्स होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन। If a conducting medium is placed between two charges, then electric force between them becomes zero. देखो अगर हम बात करें, यहां पर है हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक। पहले इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अब अगर हम यहां पर एक मेटल कंडक्टिंग प्लेट लेके आ जाएं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ कंडक्टिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम जीरो। अगर हम एक कंडक्टर लेके आए दो चार्ज के बीच में तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनके बीच की वो कैसी हो जाएगी, जीरो। देखो अगर हमारा ये जो मटेरियल हम लेके आए हैं वो कैसा है, कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल की, तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, यहां पर जो इंड्यूस्ड, यहां जो पोलराइजेशन हो रहा होगा वो मेटल में कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। पोलराइजेशन मेटल में कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सारे कहां पर आ जाएंगे, इस तरफ, और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी कि अंदर भी एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हो जाएगी, कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है इस मेटल के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम बात कर रहे हो कंडक्टर की, मेटल की बात कर रहे हो। क्यों, क्योंकि वहां पोलराइजेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगी वो यहां पर कैसी होगी, इक्वल होगी, और ऑपोजिट होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के, ठीक। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और अगर हम यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालें इन दोनों चार्जेस के बीच के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या मिलेगी, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी E1 थी, दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी E2 थी, दोनों यहां से पता चल रहा है कैसी हैं, इक्वल हैं, है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, अगर हमने ले लिया, यहां पर देखो क्या है, हमारा कंडक्टर गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन एनी मीडियम, ठीक। यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है, या फिर हम बोले डाइलेक्ट्रिक हमारे के, यहाँ जो के की वैल्यू होती है किसी कंडक्टर के लिए, वो कैसी होती है? इनफिनाइट, है ना। के की वैल्यू फॉर कंडक्टर मेटल कैसी होती है? इनफिनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो फोर्स अगर हमें निकालना हो यहां से, तो फोर्स इन एनी मीडियम जो होगा वो क्या आ जाएगा? फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर अभी मैंने बताया कंडक्टर के लिए कैसा होता है? इन्फिनिटी होता है। और अगर हम किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो यहाँ जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कैसी होगी? 0। तो अगर हमारा फोर्स ही 0 आ रहा है, अब इस मीडियम को यहाँ पर रखने से हमारा जो फोर्स है वही कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब वो कैसी होगी? 0 होगी, ठीक है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते थे, ठीक। तो यानी कि हमारा गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा रीजन है उसमें क्या लिखा है? रिडक्शन इन फोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं ये, कि जो हमारा ये जो फोर्स होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? इन्फिनिटी। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। reduction in force is due to introduced material is inversely proportional to its dielectric constant। तो यहाँ ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया है मेटल के लिए वो कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पर ये जो फोर्स है उन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक। यानी कि गिवन रीजन भी हमारा कैसा है? ट्रू। और रीजन हमारा असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन For charge to be in equilibrium, sum of the forces on charge due to rest of the two charges must be 0। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझें तो ये हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज Q, पॉइंट चार्ज प्लस Q, पॉइंट चार्ज प्लस Q, और ये तीनों ही चार्जेस रखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक। इक्वल डिस्टेंस पर हमारे ये तीनों चार्जेस रखे हुए हैं। हमारे असर्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक चार्ज को लें और ये जो एक चार्ज होगा इस पर नेट फोर्स इन दो रेस्ट चार्जेस की वजह से कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर में वो कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे ही तो निकालते हैं कि कोई चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो वो बाकी दोनों की वजह से बाकी दोनों के फोर्स को हम ऐड करेंगे, है ना। और उनका जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी जो है हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक। देखो, अगर हम इसको एग्जांपल लेके समझे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया हमारा, सी पॉइंट, ठीक है। तो देखो, ये बी पॉइंट पर रखे हुआ चार्ज इन ए पॉइंट पे रखे हुए और सी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स, ठीक है। तो देखो, दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस है। यानी कि ये जो हो गया इस चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज अ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और सी पर रखा हुआ चार्ज भी बी पर क्या करेगा? रिपल्शन का फोर्स एक्ट करेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज केप्ट एट सी। तो यहां पर देखो, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया? ऑपोजिट। और हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से देखो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी कैसा है? सेम। और डिस्टेंस भी कैसा है? सेम। यानी कि ये दोनों फोर्सेस हमारे कैसे हो जाएंगे? इक्वल। और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो ऑलरेडी है ही, यानी कि नेट फोर्स इस पर कैसा हो जाएगा? 0। तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो बीच वाला चार्ज है वो कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर रखा हुआ चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब यहां पर रखा हुआ चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब यहां से ये फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहा हो, ये फोर्स, ये वाला चार्ज कुछ इस तरीके से लगा रहा हो। यानी कि यहां पर हम पॉजिटिव ना लेकर के क्या लेंगे? एक नेगेटिव चार्ज लेंगे, ठीक। और वो जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक।
तो देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, अगर हमें ए को इक्विलिब्रियम में रखना है, किसी एक चार्ज ए को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस पर एक फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, दूसरा फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, और दोनों के मैग्नीट्यूड को कैसा होना चाहिए, सेम। यानी कि हम क्लियरली बोल सकते हैं जो फोर्स होना चाहिए वो उस जो नेट फोर्स होना चाहिए किसी एक चार्ज पर वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये चार्ज जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम इसी एग्जांपल से लेके चलेंगे तो ये नेट फोर्स इस पर जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स इस केस में जीरो किस पर होगा, सिर्फ सेंटर वाले चार्ज पे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ अजर्शन में ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर लगने वाले नेट फोर्स को बाकी चार्जेस की वजह से उस पर लगने वाले नेट फोर्स को कैसा करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यानी कि गिवन अजर्शन इज बिल्कुल ट्रू। चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू सिमिलर चार्जेस ईच विच आर फिक्स्ड। यहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके से दो सिमिलर चार्जेस हैं। हम ले लेते हैं एक चार्ज हमारा प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हमारा प्लस क्यू, राइट। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। टू सिमिलर चार्जेस के बीच में एक चार्ज लाई कर रहे हैं हमारा, जो कि कहां पर, एक सेंटर पर। यानी कि इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस ले लेते हैं कितना, अगर आर, तो यहां सेंटर में इन दोनों चार्जेस के बीच अगर हम डिस्टेंस ले ले कितना हमारा, आर। ठीक है, तो यहां सेंटर में कहीं हमारा एक चार्ज लाई कर रहा होगा। हमें नहीं पता इस कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना है ना। तो हमने क्या किया है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ दैट चार्ज इज 1/4 ऑफ द सिमिलर चार्जेस। जो हमारा पूरा सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारा ये जो क्यू है वो कैसा हो जाएगा, इन चार्जेस का 1/4 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो रीजन है वो कैसा हो गया, एकदम गलत। देखो इसको अगर हम सॉल्व करके भी देखें तो यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, तो इससे पहले यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि ये तीनों चार्जेस को कैसा होना पड़ेगा, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ दैट चार्ज इज 1/4 ऑफ द सिमिलर चार्जेस। यानी कि हम कैपिटल क्यू की वैल्यू 1/4 ले ले हमारे सिमिलर चार्ज स्मॉल क्यू से, तो हमारा सारा सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। या फिर इसका ऑपोजिट लेके अगर हम चले कि हमारा सारा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में का क्या मतलब है, तीनों चार्जेस एक दूसरे से कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, नेट चार्ज बाकी दो चार्जेस की वजह से जीरो होगा। ठीक, तो सपोज करते हैं ए पर हमारा नेट चार्ज कैसा होगा, ए पर हमारा नेट फोर्स कैसा होगा, बाकी दो चार्जेस की वजह से जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम नेट फोर्स निकाले एट ए तो वो क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये जीरो होगा तभी जाकर के हमारा ए चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा यार, कूलम फोर्स हमारा के, चार्ज कितना है क्यू, दूसरा चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, अगर ये टोटल डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, r/2। तो यहां से कितना आएगा, r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि r² इंटू 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या आया होगा, r/2 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया, 2 की पावर कितना होता है 4, और वो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, और इस वैल्यू को अगर हम जीरो के उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, यानी ए और सी के बीच में फोर्स हमारा क्या होगा, के, चार्ज कितना है क्यू, सी पर चार्ज कितना है क्यू, अपॉन इनके बीच डिस्टेंस r²। तो देखो ये r² से ये r² कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर k से ये k कैंसिल, q से ये q कैंसिल, तो हमारा कैपिटल Q कैसा आया है, नेगेटिव q/4। यहाँ पर जो हमारा चार्ज जो है वो 1/4 तो है, लेकिन हमारा साइन कैसा आया है, नेगेटिव। इसलिए हमारा जो रीजन होगा वो कैसा हो जाएगा, गलत, और असर्शन कैसा हो जाएगा, ट्रू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 30, असर्शन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating out and entering a closed surface are, देखो यहाँ पर फ्लक्स दिया है जो कि बाहर निकल रहा है वो कितना है, 3 × 10⁻³ and 2 × 10⁻³ वोल्ट मीटर रेस्पेक्टिवली। द चार्ज enclosed by the surface is इतना। देखो जो फ्लक्स इन और आउट हो रहा है किसी सरफेस में से, बोल रहे हैं उसमें जो रखा हुआ चार्ज होगा वो इतना होगा। ठीक, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हमारा क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्लक्स इन और आउट
दिया हुआ है, यानी कि जो सरफेस से बाहर निकल रहा है वो इतना फ्लक्स है और ये सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है इतना फ्लक्स है। ठीक, तो हम जो टोटल फ्लक्स है वो क्या लिखेंगे, फ्लक्स ∅1 माइनस ∅2, यानी कि नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट भी क्यों करेंगे, क्योंकि एक में का डायरेक्शन कैसा हो गया, आउटवर्ड, दूसरे का डायरेक्शन हमारा, एक जो है फ्लक्स वो कैसा निकल रहा है बाहर की तरफ, और दूसरा जो है वो फ्लक्स कैसा जा रहा है, एंटरिंग अ क्लोज सरफेस, यानी अंदर की तरफ। ठीक, और क्लोज सरफेस लिया इसलिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारा गॉस लॉ। तो हमने गॉस लॉ लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर हमें चार्ज पता करना है तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या होगा, सपोज कर लेते हैं जो एंटरिंग आउट होगा उसको अगर हम पॉजिटिव ले लें तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 8 इंटू कितना दिया हुआ है देखो, 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, माइनस जो अंदर की तरफ एंटर हो रहा है तो उसका साइन हम अलग लेते हैं, ये कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो लिखा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, और मल्टीप्लीकेशन में यहां पर हमारा क्या चलेगा, एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक, और अगर हम 8 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा 6, और 10 टू दी पावर 3 को कॉमन ले तो यहां से कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 से, तो जो हमारा चार्ज है वो कितना आएगा, यहां से 53.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, और फिर इसको अगर हम माइक्रो कूलम में चेंज करें, क्योंकि यहां पर चार्ज कितना दिया है, माइक्रो कूलम में दिया है, और हम चेक करते हैं अगर यही हमारा आंसर आया है कि नहीं। माइक्रो कूलम में चेंज करेंगे तो इस पॉइंट को हमें 1 2 3 डिजिट्स आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा ना, लेफ्ट साइड हम इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.053 आ जाएगा, और यहाँ पर आया 10 की पावर, यहाँ की जगह कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगी, और 10 की पावर माइनस 6 हमारा क्या होता है माइक्रो, और यहाँ कूलम। ठीक, फिर से लिखती हूं मैं, जो हमारा यहाँ रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, जो चार्ज होगा हमारा वो क्या आएगा 0.053 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम। तो यानी कि यहाँ पर बिल्कुल असर्शन जो है वो सही है कि अगर हमारा फ्लक्स जो है एंटर हो रहा होगा क्लोज्ड सरफेस में और एग्जिट हो रहा होगा, है ना, तो उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ होगा वो इतना ही होगा। ठीक, रीजन पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बी अप्लाइड टू वेरीफाई। तो यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम ही लगाया क्योंकि क्लोज सरफेस की बात थी, यानी कि रीजन बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम ये वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना, चार्ज निकाल सकते हैं। तो गिवन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज सेकेंड चैप्टर से। So thank you so much for watching this video. To watch further videos, you can subscribe to YouTube channel Physics Ladki. You can follow Instagram account for asking doubts. And for Telegram, you can join this channel for notes. Thank you so much.